हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मैं शाकिर सर क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूँ। बच्चों, हम लास्ट क्लास में एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वहाँ बताया था कि एल्कोहल दो तरह की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखते हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्डिंग एंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्डिंग। आज हम एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें शो करता है। तो हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल की। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट, अगर हम एल्कोहल की फिजिकल स्टेट जानना चाहते हैं तो जो लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल लाइक मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, तो ये जो लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल होते हैं इनमें C12 C4 कार्बन वाले, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल में हम C12 C4 कार्बन वाले जो है कंपाउंड मेंशन करते हैं। जैसे तो लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल होते हैं ये जनरली लिक्विड, वेपोराइज लिक्विड होते हैं, वेपोराइज लिक्विड्स। इट मीन्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं बट वेपोराइज लिक्विड होते हैं, यानी इनकी वेपर जो है बनती रहती है और ये धीरे धीरे इवोपोरेट होते रहते हैं, वेपोराइज होते रहते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास इंटरमीडिएट एल्कोहल होते हैं, इंटरमीडिएट एल्कोहल की अगर हम बात करें, क्या होते हैं सर इंटरमीडिएट एल्कोहल? तो C1 C5 से लेकर C14 तक के, यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम C5 टू C14 के बीच होते हैं, ऐसे एल्कोहल जनरली जो है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इट मीन्स लिक्विड होते हैं बट दे आर नॉट वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल नहीं होते, वेपोराइज नहीं होते, यानी इनकी किसी तरीके की कोई वेपर्स नहीं बनती है। तो यहां कह सकते हैं ये नॉट वॉलेटाइल। इसी तरीके से अगर हम तीसरे टाइप के यानी हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स की बात करें, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल क्या होते हैं? तो C4 C15 से लेकर जितने मोर कार्बन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले जितने भी एल्कोहल हैं वो सारे के सारे हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल होते हैं यहाँ ये जनरली वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जैसे जैसे एल्कोहल के अंदर एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, उसके अंदर सॉलिडिटी जो है वो उसकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज एल्काइल ग्रुप या ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम is directly proportional to the solidity, यानी इनकी ये जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं
इनकी सॉलिडिटी जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है। चलो अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी किस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी किसी एल्कोहल के पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यों नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि CH3 CH2OH इथाइल एल्कोहल, और हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 एंड OH प्रोपाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल और प्रोपाइल एल्कोहल आपसे पूछा जाता है इन दोनों में से हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो हम कह सकते हैं कि मिथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथाइल एल्कोहल से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्या रीजन है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है या नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। यहाँ पर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 2, यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऐसे एल्कोहल को बॉईल करने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज इंक्रीजेस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोपाइल एल्कोहल इज हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन इथाइल एल्कोहल ड्यू टू इंक्रीज वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इंक्रीज वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपसे द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज द ब्रांचिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज will increase the branch। जैसे कि हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज द ब्रांचिंग, या हम जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज CH3। ये है हमारे पास ब्यूटेनॉल, दिस इज ब्यूटेनॉल, और यहां हम ले लेते हैं CH3 CHOH CH3 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेनॉल एंड दिस इज 1 2 3 4। इसको हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन या ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। तो 1 ब्यूटेनॉल
1 2 3 एंड 4। तो 1 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2ऑल में विच इज मोर बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कहेंगे कि 1 ब्यूटेनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन 2ऑल, बिकॉज यहां पर आपको ब्रांचिंग दिखाई देती है बट देयर इज नो ब्रांचिंग। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए CH3 CH2 CH2 OH और CH3 CH CH3 और OH, तो हियर इज मोर ब्रांचिंग, हियर इज लेस ब्रांचिंग। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये आइसो चेन कंपाउंड है, और आइसो चेन कंपाउंड जितने भी होते हैं और नियो चेन कंपाउंड जितने भी होते हैं दे आर ब्रांच चेन। तो जैसे जैसे कार्बन चेन के अंदर ब्रांच बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते चले जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते चले जाते हैं। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देख सकते हैं कि एक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। तो हम कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल is directly proportional to the surface area। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि CH3 CH2 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 this is OH and CH3 CHOH CH3 and CH3 which has more boiling point। तो हम कहेंगे सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां देखो इस 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ 1 2 3 यानी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दोनों के अंदर अगर आपसे कहा जाता है विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट जो है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल से ज्यादा होता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज यहाँ अगर हम देखें तो ब्यूटेन 1 ऑल एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है, जबकि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल यहाँ भी 4 नंबर का, यहाँ भी कार्बन 4 है, यहाँ भी कार्बन 4 हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल में ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, कम हो गया, और ड्यू टू डिक्रीज द सरफेस एरिया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एल्कोहल आर लोअर। तो इस तरीके से हम एक कंसेप्ट और हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या कंसेप्ट हो सकता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर is directly proportional to the hydrogen bonding। तो boiling point of alcohol is directly proportional to the hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि एल्कोहल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करती है, जैसे कि ROH। यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन जब भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन जब भी नाइट्रोजन के साथ कांटेक्ट में होता है तो ऐसी कंडीशन में जो है ऐसे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक्सिस्ट करते हैं। तो इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करते हैं। तो यहाँ एल्कोहल ऑक्सीजन से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो जनरली जुड़ा हुआ होता है। ड्यू टू दिस रीजन एल्कोहल जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक्सिस्ट
करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसी भी एल्कोहल के अंदर जितने OH ग्रुप होंगे, एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, ये हाइड्रोजन जब वाटर के कांटेक्ट में आया, मान लो ये वाटर के कांटेक्ट में ये हाइड्रोजन आता है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी एल्कोहल के पास CH2 OH, इसके पास यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। यहाँ देखो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। मान लो एक मॉलिक्यूल है CH2 CH2, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, तो ये इसके पास 3 OH ग्रुप होने की वजह से ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एल्कोहल के अंदर बढ़ते हैं, तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और ड्यू टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे एल्कोहलों के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अगर आपसे कह दे कि यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हम देख सकते हैं CH3OH CH3, यहाँ आपसे कहा जाता है CH3 CH2, और यहाँ हम ले लेते हैं CH3, यहाँ ले लेते हैं OH, और हम यहाँ ले लेते हैं CH3 CH3OH, यहाँ O2OH, यहाँ एक H हटा देते हैं, OH लगा देते हैं। तो विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइवोल का होगा, जबकि इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इथेन 1 2 डाइवोल का होगा, और इससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये होगा इथेनॉल। तो यहाँ हम कह सकते हैं लेस देन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करती है। जितना नंबर ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल के अंदर इंक्रीज करेगा, उसका एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को ही हम एक और कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो जान सकते हैं। जनरली एल्कोहलों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अपने कंपैरेटिवली जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ईथर, जैसे कि एल्केन, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट of alcohols are more than comparable molecules। कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स यानी जिनके मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल के वेट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस इज CH2 CH3 and this is alcohol, this is ethyl alcohol। यहाँ हम दूसरा जैसे कि ईथर ले लेते हैं CH3 and this is CH3, हम तीसरा कंपेरेबल मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं CH3 CH2 CH3। तो यहाँ दिस इज इथाइल एल्कोहल, आपसे कहा जाता है कि इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ हम कहेंगे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होते हैं, और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से ज़्यादा होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि एल्कोहल जो होते हैं यहाँ पर एल्कोहल के पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ड्यू टू दिस ऑक्सीजन यहाँ ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डेड है,
और जब ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डेड होती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखती है। यानी जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होती है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एथेनॉल में ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 351 केल्विन के समथिंग होता है। जबकि ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ बॉन्डेड होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन एटम। ड्यू टू दिस रीजन ईथर के अंदर जो है बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। ड्यू टू दिस रीजन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 248 के केल्विन के समथिंग होता है। जबकि अगर हम ईथेन के अंदर देखेंगे तो ईथेन जो है यहाँ पर कोई ऑक्सीजन एटम FON, हम जानते हैं FON जो एटम होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। जबकि एल्केन के अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसा कोई कंपाउंड नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के अंदर किसी भी तरीके से बॉन्डिंग बनाने की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है और ड्यू टू दिस रीजन इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ये काफ़ी लोअर होते हैं। लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 231 केल्विन। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मोर देन कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स। कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स का मतलब जिनके मास जो है वो, जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अल्कोहल के मॉलिक्यूलर मास के कंपेरेटिवली इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन 12 + 12 12 + 12 प्लस हाइड्रोजन 3 2 1 6 + 16 ऑक्सीजन, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास निकल कर आता है 24 6 30 46। यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करें तो यहाँ भी 12 12 24 प्लस 3 3 6 प्लस ऑक्सीजन 16, इसका भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो 46 के इक्वल है। यहाँ हम अगर कैलकुलेट करें तो कार्बन 12 12 12 12 into 3, हाइड्रोजन 3 2 and 3 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ 36 + 8 ये होगा हमारे पास लगभग 44 का। तो ये तीनों एक दूसरे के कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल हैं, बट एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है अपने कंपेरेबल मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई थिंक आपको बॉइलिंग पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। इसके बाद अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल की सोल्युबिलिटी जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 1 एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एल्कोहल के पास जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होगी उस एल्कोहल की सोल्यूबल होने की प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी दोज एल्कोहल आर मोर सोल्यूबल, दे आर केपेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हम कह सकते हैं कि CH3OH और CH2CH2OH विच इज मोर सोल्यूबल, तो हम कह सकते हैं 1,2 इथेन 1,2 डाइऑल इज मोर सोल्यूबल देन मेथेनॉल, बिकॉज यहां पर इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी यहां 2 है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ओनली 1 है। तो जिस एल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल होता है। तो दूसरे फैक्टर को हम सोल्यूबिलिटी के अंदर जांच सकते हैं कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, इंक्रीज द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, यानी हम कह सकते हैं किसी एल्कोहल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं या किसी एल्कोहल के पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है उतनी कम होती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज इंक्रीज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज या नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी एल्कोहल के अंदर बढ़ते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे अगर हम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे के रीजन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है एल्कोहल के अंदर इंक्रीज होता चला जाता है तो उसके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता चला जाता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं नॉन पोलर कैरेक्टर को जो है वो डेवलप करते हैं, और ड्यू टू दिस इंक्रीज द नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ alcohol decreases, alcohol solubility will be decreases। तो अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। आपने पढ़ा होगा दो तरीके के एल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप है ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, जबकि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो एल्काइल ग्रुप बढ़ने से हमारा मीनिंग ये है कि एल्काइल ग्रुप बढ़ने का मतलब है उसका हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज करता जाता है, और हाइड्रोफोबिक इन कैरेक्टर इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता चला जाता है। और वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, जब हम ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को किसी पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट कैन नॉट बी सोल्यूबल, क्योंकि हम जानते हैं सेम डिसॉल्व सेम लाइक सेम डिसॉल्व, यानी सेम को पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। तो अगर हम कहते हैं कि किसी एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं उसका हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, और या हम कह सकते हैं उसके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता चला जा रहा है, और ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये दो फैक्टर ऐसे थे जो डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दिस इज मिथाइल एल्कोहल, दिस इज इथाइल एल्कोहल, दिस इज हमारे पास एक आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है और एक हमारे पास एक आइसोब्यूटाइल
एल्कोहल है। आपसे कहा जाता है विच इज मोर सोल्यूबल, तो हम कहेंगे कि methanol is more soluble than ethanol and ethanol is more soluble than isopropyl alcohol and isopropyl alcohol is more soluble than tertiary butyl alcohol due to increase the number of carbon atom और alkyl group। तो यहाँ हमने सोल्यूबिलिटी की बात की, अब हम बात करते हैं एल्कोहल की के अंदर टॉक्सिसिटी की। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी। फोर्थ टॉक्सिसिटी। तो जनरली यहां हम लिख सकते हैं रिमेनिंग ऑफ इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। इथाइल एल्कोहल हम जानते हैं ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है, ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है। लोग शराब पीते हैं, है ना, एज ए ड्रिंक इसको यूज में लेते हैं। तो इथाइल एल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस में होता है। तो रिमेनिंग ऑफ इथाइल एल्कोहल, जितने भी ऑल एल्कोहल्स हैं, ऑल एल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक इन नेचर। इथाइल एल्कोहल को अगर हम छोड़ दें तो इथाइल एल्कोहल के अलावा जितने भी एल्कोहल होते हैं दे ऑल आर टॉक्सिक इन नेचर, यानी ये टॉक्सिक होते हैं। और अगर हम इथाइल एल्कोहल जैसे कि मिथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, जितने भी एल्कोहल हैं ऑल एल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर, रिमेनिंग इथाइल एल्कोहल। अगर हम मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल को मिलाकर कोई मिक्सचर बनाते हैं CH3CH2OH, तो इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल को मिलाकर अगर हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो ऐसे एल्कोहल को हम डीनेचुरेटेड एल्कोहल नाम देते हैं, डीनेचुरेटेड एल्कोहल नाम देते हैं। यह इसके अंदर मिथाइल एल्कोहल मिलाए जाने की वजह से इसके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, और ऐसे एल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस में अगर यूज लिया जाए तो इट इज द कॉज ऑफ डेथ का रीजन बन सकती है। तो आई थिंक आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल की बात की। आई थिंक आपको जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल को कौन कौन सी एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आज हमने स्टडी की। तो आप सभी बच्चों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल और क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल।